चलिए, सो वेट करते हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाएं जरा। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना जो है प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे। सो इंट्रोडक्टरी सेशन जो है आपके बैच में हो चुका है, जो लेटेस्ट बैच हमने लॉन्च किया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी लोग जुड़ जाते हैं तो वेट करते हैं बाकी लोग थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हेलो जी, यस। सो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर आपका होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। किसी भी बड़ी भी कोई भी बिल्डिंग हमें, या हमारे कोई सपने हैं, अगर बड़े सपने हैं तो उसकी जो नींव होती है, जो शुरुआत होती है, वो बहुत बेसिक होती है। तो वो हम आज जो हम लोग उसकी नींव जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यस शुभम जी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या मैं कहां से पढ़ाने वाला हूं। जब आप सिलेबस देखोगे ना, जूनियर एनालिस्ट ड्रग का, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, अगर आप ध्यान से देखो इस सिलेबस को, टेक्निकल टीम से बोलूंगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप देखिए, डेफिनेशन एंड स्कोप, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेक्निक क्या है उसके बारे में बेसिक जानकारी, उसका स्कोप क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। इन दो एस्पेक्ट पे ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका डिजाइन है। ठीक है, इन दो एस्पेक्ट को हम ध्यान में रख के रखते हैं। अगर आप नोटिस करो तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, जैसे कि लिमिट टेस्ट के बारे में हमको पढ़ना है, टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस जैसे कि कंडक्टरोमेट्री, एम्पिरोमेट्री, ये सब सारी चीजें। ठीक है, और पोलैरोग्राफी, ये सब इसी में आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में आता है। फिर आप देखेंगे कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके जब हम एनालिसिस या बायो एनालिसिस करते हैं, वहां पर आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी पढ़ने को है। फिर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो जितनी आपकी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट टेक्निक है वो सारी जो है यहां पर यूज हो रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यही सारी टेक्निक्स आपको जो है एनालिसिस के लिए। तो अगर कहा जाए कि टेक्निक्स फॉर एनालिसिस, तो क्या ये वर्ड सही है? बताइए जरा इसको, इज दिस गोइंग टू बी द करेक्ट वर्ड? यहां पर कायदे से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस में तो फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आ जाएंगी, कोहॉर्ट स्टडीज वगैरह भी आ सकती हैं। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस में ये टॉपिक कायदे से होना चाहिए, टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, चलिए, अब देखिए सिलेबस में तो इन्होंने दे दिया कि टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यहीं पर एक कोचिंग का, एक एक्सपीरियंस मेंटर का रोल आता है, वो जो मैं शेयर करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए, पढ़ने को हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस ऑफ द मेंटर मैटर्स। तो ये सिलेबस है, इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन टुडे सेशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, खास करके उसके डेफिनेशन और स्कोप, दो एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया है। पढ़ना क्या क्या है, अगर ओवरऑल आप देखें तो आपको लिमिट टेस्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लिमिट टेस्ट है क्या, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कौन कौन से ड्रग्स यूज होती हैं, किस ड्रग का किस लिमिट टेस्ट, ये किस ड्रग की कौन सी उससे एनालिसिस होती है, ये सब सारी चीजें ध्यान से सुनिए। लिमिट टेस्ट में लिमिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लिमिट टेस्ट लाया गया है, क्या ये प्योरिटी का टेस्ट है, ये सब पढ़ना होता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। जब इतनी डायमेंशन आप पढ़ेंगे तब जाके आपका लिमिट टेस्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से टाइट्रेशन हमारे, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन,
है क्या, कौन कौन से के बीच ग्राफ कौन सी होती है, क्या एंड पॉइंट क्या है, कौन से इंडिकेटर यूज हो रहे हैं, कौन सी ड्रग एनालिसिस, ठीक है, कौन सी ड्रग किस टाइट्रेशन से एनालिसिस होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। सॉरी, थोड़ा गलती से शायद इधर निकल गया, मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो इस वाले टेक्निक से जो हम लोग यूज करते हैं कि कौन सी ड्रग जो है किस टाइट्रेशन टेक्निक से जो है एनालाइज हो रही है, वो सब सारी चीजें। फिर जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रो केमिकल या फिर इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, कायदे से इसका नाम इलेक्ट्रो एनालिटिकल होना चाहिए, ठीक है। मैं हर जगह कभी नहीं निकाल रहा, लेकिन बता रहा हूं कि वास्तव में क्या होना चाहिए। ये चीज जब आप पढ़ोगे ना तो आप महसूस करोगे। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में जैसे कि आपको पोटेंशियोमेट्री, एम्पिरोमेट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल नेम गलत है, सही है, लेकिन और भी सुटेबल नेम हो सकता है। कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, तो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें, तो सिलेबस में तो इन्होंने मेंशन कर दी कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा प्रीवियस ईयर के पेपर से। और आप सभी को पता है कि जूनियर एनालिस्ट के जो पिछली वैकेंसीज है सब इंटरव्यू बेसिस पर हुई है, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत कम अवेलेबल। तो फिर दूसरा रास्ता क्या बचता है? दूसरा रास्ता बचता है मेंटर्स। जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपका प्लेटफॉर्म है, वहां के टीचर एक्सपीरियंस होने चाहिए। इफ योर मेंटर इज एक्सपीरियंस देन डेफिनेटली ही और शी इज गोइंग टू गाइड यू प्रॉपर्ली। फिर नेक्स्ट टेक्निक जो आप देखोगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जैसे एचपीएलसी, टीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सारे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो है इसके अंदर आ जाएंगी। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट, यानी कि लाइट का यूज करके, जैसे आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक बात कर लीजिए, लाइट का यूज करके, यूवी लाइट का यूज करके, विजुअल लाइट का यूज करके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं यहां पर। नेफिलोटर्बिडोमेट्री, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये भी सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें यहां तक समझ में बात आ रही है? मैं थोड़ा आज, क्योंकि फर्स्ट सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो मैं थोड़ा सा जो है स्लो जाऊंगा, ताकि आपको बेहतर एक जो है बेस आपका क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद जितना चाहे हम बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? प्लीज पूछ लीजिए अगर कुछ डाउट है तो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वीडियो और ऑडियो सब कुछ ठीक है? बताइए, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए जरा। इज एवरीथिंग ऑल राइट टिल नाउ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं शुभम जी, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। अब देखिए, इतनी सारी टेक्निक है, ये सब यूज होती है, लेकिन प्रेफर्ड जो चॉइस आजकल हम लोग एनालिसिस के लिए देखते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्यों यूज कर लेते हैं? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत कॉस्टली नहीं होता, तो बेसिक हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या इससे सेंसिटिव कंसंट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं पीपीएम में या फिर माइक्रोग्राम में? क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? सेमी क्वांटिटेटिव टेक्निक आपको दिखाई देगी टाइट्रेशन। अभी क्यों, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स ज्यादा सेंसिटिव इन कंपैरिजन टू टाइट्रेशन। माइक्रोग्राम में आप कंसंट्रेशन आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में जब एलसीएमएस वगैरह आप जब यूज करोगे तो आप नैनोग्राम तक भी डिटेक्ट कर सकते हो। यानी कि ये टेक्निक अपने आप में एडवांस हैं और काफी सेंसिटिव है। जब मैं वर्ड सेंसिटिव की बात करूं, इट मींस कि वो ज्यादा कंसंट्रेशन तक जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कभी आपने सोचा है कि ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ये इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मेथड्स, अगर मान लीजिए एलसीएमएसएमएस यूज हो रहा है या फिर इम्यूनोएसे यूज हो रहा है, तो जितने भी एनालिटिकल प्रोसीजर या बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें जनरली मेथड डेवलप किया जाता है। अगर क्रोमेटोग्राफी आप यूज कर रहे हो तो मेथड डेवलप करोगे उसको, ठीक है। इट विल टेक टाइम, इंस्ट्रूमेंट्स महंगे होते हैं, टाइम लगता है एनालिटिकल प्रोसीजर में। दैट्स वाई जो है आपको टेस्ट जो है काफी महंगे, 600, 800, 1000, 1200 मंदिर। क्यों? बिकॉज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से जो है यूज। जैसे आप मान लीजिए आपको बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का पता लगाना, कैसे? ब्लड सैंपल से, तो बायोल्यूमिनेसेंस, इस तरीके से टेक्निक्स आप यूज करते हो, ठीक है। अलग अलग मेथड्स यूज करते हो, एलसीएमएसएमएस यूज कर लेते हो आप, तो अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हो आप। तो ये प्रेफर्ड चॉइस है जो ज्यादातर यूज होती है। चलिए, तो किसी भी अननोन सैंपल या एनालाइट की बात जो है पता करने के लिए ये प्रेफर्ड चॉइस है। अब आते हैं जरा अदर टेक्निक्स कौन सी, क्या यही टेक्निक है जिनके थ्रू जो है हम लोग यूज कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं? क्या दुनिया में और कोई टेक्निक नहीं है? बताइए किले जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, क्लास का पैटर्न ये है कि पहले टीचर जो है आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ लेंगे। टीचर जो है पहले फोकस होकर पढ़ाएगा, फिर लास्ट में जो हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। जो भी डाउट्स है आपके लिख के रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। मैं चैट बॉक्स में लास्ट में जो है कवर करूंगा सारे, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं पूरा एनर्जी के साथ फुल फोकस होकर आपको पढ़ा पाऊंगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब थोड़ा सा डिविएशन होता है ना, तो दिमाग से बातें स्किप निकल जाती है, क्योंकि टीचर भी पढ़ के आता है,
प्लान करके आता है, सब कुछ कुछ दिमाग में फिट होता है कि यहाँ यहाँ ये चीजें बोलनी है मुझे, यहाँ एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है। हर्षित जी कह रहे हैं वेब पर लॉगिन कैसे होगा? वेब पर लॉगिन होने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं चलता है, उसके लिए लिंक है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, मेरा नंबर आप लिख लीजिए 9519980214 पर। ठीक है। तो आपके बैच में जो भी बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें क्लासेस चल रही हैं, सार्थक बैच जो है 28 सितंबर से लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। जो लोग बाद में एडमिशन लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो आप मेरा पर्सनल नंबर, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करिए। डू नॉट जज द प्लेटफॉर्म इन अ वेरी अर्ली सिचुएशन। थोड़ा पढ़िए, समय दीजिए, फिर जज करिए। ठीक है। चलिए, तो क्या यही सारे टेक्निक्स है एनालिसिस के लिए? नहीं, उसके अलावा भी और सारे टेक्निक्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे बायो एसे का भी आप देखेंगे फार्माकोलॉजी के सिलेबस में आपसे केवल बायो, फार्माकोलॉजी के नाम पर मतलब क्या मजाक कर दिया, केवल बायो से पूछा हुआ है आपसे। ठीक है। तो बायो से फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, जैसे डीएनए सेपरेशन वगैरह के लिए सब। फिर इम्यूनो एसे, जैसे रेडियो इम्यूनो एसे वगैरह, इन सब सारी चीजों को। ठीक है। एक मिनट दीजिए जरा। एक मिनट दीजिए जरा, खोल लीजिए इसको। ठीक है। चलिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है घर के पास से ये मामला चल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। चलिए, ठीक है। सबसे पहला जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले लिमिट टेस्ट। आज आपको लिमिट टेस्ट इतनी आसान भाषा में मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको अरे यार इतनी आसान है। हम सभी जो है मैच्योर हैं, काफी सीनियर पर्सन है, सभी लोग जुड़े हुए हैं। कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई एकेडमिक्स में है, तो नॉलेज की कमी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई अगर इंडस्ट्री में आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो तो थोड़ा सा वो टच जो है हट गया है, तो चीजें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी तो बेहतर होगा। मेरा एज ए मेंटर काम है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अपने स्किल से, अपने टेक्निक से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलिए, सो लिमिट टेस्ट क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्यों आया, सबसे पहले जान लेते कि लिमिट टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत बेसिक से, एकदम बच्चों की तरह चीजें एक एक समझते हैं। कभी भी सीखना हमें हो तो बिल्कुल हमें बच्चों की तरह बन के सीखना पड़ेगा, तो हम आसान से सारी चीजें सीख सकते हैं। इसका जवाब है साहब कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, क्या ये पूरी तरीके से प्योर होते हैं? इसका आंसर नहीं। तो सर फिर मतलब मामला कैसे है? मामला ये है कि परमिसिबल लिमिट होती है किसी भी चीज को। क्या आप 100% प्योर हो सकती है, लेकिन आइडियलिस्टिक सिचुएशन बहुत कम या ना के बराबर एग्जिस्ट करती है। तो आप चाहो कोई भी दवा उठा लो, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट, क्या वो 100% प्योर होगा? बहुत कम चांसेस है, खास करके इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज होंगी, यानी कि इंप्योरिटीज से हम बच नहीं सकते। तो इंप्योरिटीज से बच नहीं सकते, तो इंप्योरिटीज रहेंगी। इसका मतलब किस में रहे? परमिसिबल लिमिट में रहना चाहिए। जितना अलाउ किया गया है परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। ठीक है। तो अगर परमिसिबल लिमिट में आपकी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हैवी आपका वाटर है, पानी पीने वाला, आप नोटिस करिए कि जहां से गंगा नदी चल रही है, आप देखिए उत्तराखंड से उधर देखेंगे बहुत साफ है, हैवी मेटल्स आपको बहुत कम। लेकिन कानपुर के बाद आप देखोगे वहां पर चमड़ा उद्योग और इंडस्ट्री है, बहुत सारा इफ्लुएंट जो है कचरा वहां जा रहा है, तो आप देखोगे आर्सेनिक का लेवल कॉन्टिन्यूस बढ़ता रहेगा। और बंगाल, जहां हुगली, जहां नदी जो है जाके बंगाल की खाड़ी में गिरी है, वहां तक आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इंक्रीज हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है सारी चीजें। ठीक है। तो बहुत सारी हैवी मेटल्स हो सकती है या बहुत सारी इंप्योरिटीज। इफ आई टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बहुत कम ऐसा चांस होगा, ना के बराबर होगा कि वो 100% हो। इसका मतलब कि इंप्योरिटी उसमें होगी ही होगी, लेकिन इतनी इंप्योरिटी होनी चाहिए परमिसिबल लिमिट में। इसका मतलब कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो, अलाउड लिमिट में होना चाहिए, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। बात को समझे आप, मैं क्या लॉजिक समझाना चाह रहा हूं आपको, क्या बताना चाह रहा हूं? तो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट प्योरिटी इज वर्चुअली अनऑब्टेनेबल बट मे बी अप्रोच्ड एज डिजायर्ड विद सर्टेन लिमिट्स। ये लाइन थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी, मेरा काम है आसान करना। तो इंप्योरिटीज से हम बच नहीं सकते, लेकिन उसको एक लिमिट में, उसको एक औकात में रख सकते हैं। क्योंकि ये जो प्योरिटी आप देखोगे, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है कॉस्ट के लिए। आप जेनरिक दवा की बात उठा लो, आप ब्रांडेड की उठा लो, बायो इक्विवेलेंस और एनडीए फाइलिंग इज द मेन क्राइटेरिया फॉर जेनरिक ड्रग्स। तो कुछ लोगों का मानना नहीं सर असर नहीं करी, काम नहीं कर रही है। आपने जब पढ़ा होगा ना फॉर आईपीसी में, तो आपने देखा होगा कि ये ड्रग 98.9% प्योर, 92% प्योर,
इस तरीके की प्योरिटी की बातें होती हैं, ठीक है। तो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। अगर कोई कंपाउंड या कोई ड्रग या कोई सब्सटेंस अगर ज्यादा प्योर होगा तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू अदर। अब जैसे अमेरिका है, उनको रोटी कपड़ा मकान की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको हर चीज बेस्ट चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में हम लोग अभी विकासशील देश हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ठीक है चलिए 99 नहीं अलाउड, 98 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्योरिटी जो है हमेशा कॉस्ट हमेशा प्योरिटी, जितना ज्यादा कोई चीज प्योर होगा उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, ठीक है, ये बात समझ गए। और जितनी ज्यादा प्योर होगी उसकी सेफ्टी कंपाउंड के इंश्योर होगी। इसीलिए अमेरिका का स्टैंडर्ड और भारत के स्टैंडर्ड में आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ हाई, यू कैन से डिफरेंशिएशन इज देयर, ठीक है। और प्योरिटी का मतलब होता है कि किसी भी फॉरेन मटेरियल का या फॉरेन इंप्योरिटीज का उस सब्सटेंस से, मतलब फॉरेन मटेरियल फ्री है वो सब्सटेंस, इसीलिए उसको बोले कि नहीं ज्यादा प्योर है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, कौन कौन सी इंप्योरिटीज हो सकती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। हैवी मेटल्स हो सकते हैं, चाहे वो लेड हो चाहे आर्सेनिक हो, ठीक है। जैसे अभी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग 2021 या 22 का था, उसमें लेड कहां पाया जाता है, लिपस्टिक, लिपस्टिक वाले प्रोडक्ट में लेड बहुत हाईवी प्रोडक्ट आ रहा है। पानी वाली जो पाइप होती है वो लेड कोटेड होती है, तो ब्रेन डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर, ठीक है। न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के, इनकम्पेटेबल सब्सटेंसेज, अगर कोई चीज हाइजीनिक कंडीशन में नहीं बन रही है तो, जैसे रॉ मटेरियल में इंप्योरिटीज हो सकती है, फाइनल प्रोडक्ट में इंप्योरिटीज हो सकती है, कोई रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कोई प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, टैप वाटर यूज कर रहे हैं, प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन उस एरिया में है, दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर इंप्योरिटीज, ठीक है। चलिए अभी मैं समझा रहा हूं मैं क्या लॉजिक क्या चाह रहा हूं। अगर हमें प्योरीफाई करना है खास करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो या तो हम उसको वॉश कर देते हैं, या फिर हम ड्राई कर देते हैं, या फिर रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, या फिर उसको सब्लिमेट कर देते हैं, सीधे सॉलिड फेज से गैसेज फेज में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो दीज आर सम प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। ये बात उनको अच्छे से पता होगा जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में काम किया होगा, सिंथेटिक डिपार्टमेंट में काम किया होगा, सिंथेसिस में काम किया होगा, कॉलम वगैरह रन किया होगा, तो अपने सब सारी चीजें जो आपको आइडिया होगी कि रिक्रिस्टलाइजेशन कहां किया जा रहा है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए, यानी कि इंप्योरिटीज एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग बच नहीं सकते। इंप्योरिटीज ऐसे सब्सटेंस है जिससे हम बच नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। यही परमिसिबल लिमिट को ही दर्शाने के लिए लिमिट टेस्ट ले आया गया। इसका मतलब जो भी कंपाउंड है, जिस भी चीज काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली उसमें कितनी लिमिट है उसी का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जरा एक एक करके समझते हैं लिमिट टेस्ट। तो अगर हम लिमिट टेस्ट को टेस्ट ऑफ प्योरिटी बोलें तो क्या ये सही बात है कि गलत बात है, बताइए। ये जो मैं समझ पाया हूं लिमिट टेस्ट पढ़ने के बाद, जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर पाया हूं, किसको हम लोग टेस्ट ऑफ प्योरिटी बोल सकते हैं, क्या ये बात सही है या गलत है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। अभी परेशान बिल्कुल ना होइए आप, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से भी समझ में आने वाला है। जब ये सेशन आपका लास्ट होगा तो आप देखना आपका जो भी बेस आपका रहा हो वो धीरे धीरे अपग्रेड होके स्टैंडर्ड तक जाएगा। तो पढ़ाने का तरीका मेरा क्या है कि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं और एंड करता हूं काफी अच्छे लेवल पे, ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो चीजें, ठीक है। चलिए, तो लिमिट टेस्ट क्या है, बेसिकली क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। यहां देखिए ध्यान से, क्वांटिटेटिव का मतलब किसी भी क्वांटिटी को डिटेक्ट करने में सक्षम है। यहां सेमी क्वांटिटेटिव किस लिए बोल दिया गया, क्योंकि पूरी तरीके से एग्जैक्ट कंसंट्रेशन शायद नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अभी उसके पीछे आप रीजन देख रहे हैं क्यों ऐसा सेमी क्वांटिटेटिव बोला गया है। अब तक हमें रटवाया गया था सर सेमी क्वांटिटेटिव, लेकिन क्यों होता वो अभी लॉजिक खुद आप समझोगे। तो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंप्योरिटीज को पता लगाने के लिए, जो कि आपके सैंपल्स में प्रेजेंट हो सकते हो, उन सब के बारे में जो है लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट को टेस्ट ऑफ प्योरिटी भी आप कह सकते हो, ठीक है। कैसे, अब जरा समझते हैं कि लिमिट टेस्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो आर्सेनिक का हो, चाहे सल्फेट का हो, क्लोराइड का हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, कंपैरिजन पे बेस्ड होता है, तुलनात्मक स्टडी होती है। और कंपेयर किसी से आप करोगे तो थोड़ा बहुत बायसनेस होगी। 100% क्या आप चीजों को कंपेरिजन कर पाओगे, नहीं, देयर विल बी बायसनेस, ठीक है। अब जरा देखिए कि लिमिट टेस्ट काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। लिमिट टेस्ट काम कैसे करता है वो समझते हैं जरा। चलिए, जिससे मान लीजिए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, आयरन हो सकता है, या फिर आर्सेनिक या हैवी मेटल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये सब सारी चीजें, ठीक है। अभी आप देखेंगे आर्सेनिक और लेड का जो लिमिट टेस्ट है वो प्रैक्टिस में भी है और कंपैरिजन मेथड्स पे बेस्ड है। इसका मतलब
कि ये सब क्या है, कंपैरेटिव टेस्ट है। कंपैरेटिव टेस्ट मतलब तुलनात्मक अध्ययन है। कैसे? आप क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड सैंपल बनाओगे और जो आपका टेस्ट है, जिसका आपको टेस्ट करना है, उसको बोलते हैं टेस्ट सैंपल। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो थोड़ा समझिए। लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट का मतलब वो एक चीज, कोई चीज लिमिट में है कि नहीं है। कहां से ये लिमिट आया? इंप्योरिटीज, क्योंकि इंप्योरिटीज को आप हटा नहीं सकते, सो दैट शुड बी इन द परमिसिबल लिमिट। तो मान लीजिए जैसे आपने डिसाइड किया कि 4 ppm होना चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल बताया, तो 4 ppm होना चाहिए। तो 4 ppm का क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाओगे, तो इसका एक पर्टिकुलर कलर होगा। ध्यान से समझिए, यही यही सब सारांश है एकदम, बिल्कुल सब मामला। लिमिट टेस्ट का मतलब कोई चीज लिमिट में है कि नहीं है, ठीक है। फेल होने का मतलब वो लिमिट में नहीं है, पास होने का मतलब लिमिट के अंदर है, यानी कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। एक एक वर्ड आपको समझ लीजिए, OOS। कोई चीज अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड है और आपने स्टडी किया, वो डेटा उस स्टैंडर्ड के अंदर है, तब तो ठीक है, पास है। अगर बाहर है तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो गया। समझ गए आप? ठीक है। तो सर लिमिट टेस्ट क्या, जैसे मान लीजिए तो उसमें 2 सैंपल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट होता है सर। स्टैंडर्ड का मतलब हमें पता है कि अगर हमें आर्सेनिक का या फिर लेड का या क्लोराइड का करना है, तो अगर मान लीजिए परमिसिबल लिमिट क्या है, मान लीजिए 4 ppm है, मान लीजिए अभी 4 ppm है, तो उसका एक क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। और सोल्यूशन का क्या होगा, टर्बिडिटी होगा या कंसेंट्रेशन होगा या कलर होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर होगा। अब ध्यान दीजिए, जिस दवा का या जिस सब्सटेंस का हमें टेस्ट करना है, अगर उसका कलर फेड आया या टर्बिडिटी कम आई या फिर कलर हल्का आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंसेंट्रेशन कम है। नहीं समझे आप? इसका एक पर्टिकुलर देखिए, इसका कंसेंट्रेशन कितना डार्क है, इसका मतलब यहां कंसेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। लेकिन जो टेस्ट वाला है वो आपका फेड आया, उसमें टर्बिडिटी कम आई। तो अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। इससे कॉमन सेंस क्या गया, इससे कॉमन सेंस ये गया कि सर जो परमिसिबल लिमिट थी, यानी कि इस 4 ppm से ये तो श्योर है कि इस वाले में जो है कम है कंसेंट्रेशन। तो ये क्या हुआ, ये टेस्ट क्या हुआ, पास हो गया। लेकिन अगर हाईली कंसेंट्रेटेड होता तब फिर फेल हो जाता है। तो लिमिट टेस्ट यही है, लिमिट टेस्ट आर बेसिकली कंपैरेटिव टेस्ट। तो क्या आप एग्जैक्ट इसमें कंसेंट्रेशन पता लगा पा रहे हो? नहीं। तो जब कंसेंट्रेशन एग्जैक्ट नहीं पता लगा पा रहे हो, इसीलिए इसको सेमी क्वांटिटेटिव बोला जा रहा है। एस्टिमेट तो आप लगा ले रहे हो, लेकिन क्या एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन यू आर एबल टू फाइंड आउट? नो। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बात क्लियर हो गई? यानी कि जितनी हमारी परमिसिबल लिमिट है उस चीज की, उसका स्टैंडर्ड हमने सोल्यूशन बनाया, उसकी टर्बिडिटी आई, उसकी एक कंसेंट्रेशन आई, उसका एक कलर आया, तो आपको दिख रहा है। और जो टेस्ट सैंपल है, अगर इससे इसका कलर फेड आया, हल्का आया, टर्बिडिटी कम आई, तब इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन सेंस कहता है कि इसमें सर कंसेंट्रेशन इसकी तुलना में कम है। कितना कम है ये हमें नहीं पता, तो इसकी तुलना में अगर कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट वो सब्सटेंस पास कर रहा है। लेकिन अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन आए, ज्यादा टर्बिडिटी है, इसका मतलब कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये सैंपल क्या हो रहा है, टेस्ट को फेल कर रहा है। दैट इज लिमिट टेस्ट सिंपली। समझ गए आप बात को? लिमिट टेस्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए प्लीज। इंटरेक्ट थोड़ा सा करिए, इंटरेक्ट करेंगे तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। यहां तक बात समझ में आ गई? तो आपने जो लिमिट टेस्ट पढ़ा था और जो मैंने आसान भाषा में आपको बताया, वो आइडिया आपको लग गया लिमिट टेस्ट क्या है? बताइए फटाफट कुछ। इज देयर एनी इशू टिल नाउ? चाहे क्लोराइड हो, सल्फेट हो, आयरन हो, हैवी मेटल्स हो, ये जनरली जो है आपकी इसी पर बेस्ड है, कंपैरिजन टेस्ट पर। ठीक है, चलिए। ठीक है शुभम जी, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। जब एग्जांपल हम समझेंगे तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड मैंने यहां पर लिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए। तो क्या है, बेस्ड ऑन सिंपल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड्स टू ऑब्टेन सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्युबल क्लोराइड्स को अगर हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का आपको जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म में आपको मिल रहा है ये सारी चीजें। और उस प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, वो टेस्ट सोल्यूशन आपको जो है टर्बिड दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो कितना? थोड़ा सा और जरा इसको देखते हैं, एक मिनट। यहां आइए, ये देखिए रिएक्शन। ये क्लोराइड कहां से आएगा? इंप्योरिटीज, जो आपके सब्सटेंस होगा जिसमें इंप्योरिटीज होगी वो, तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट SNO3 के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा ये। ठीक है, चलिए कैसे ये हो रहा है, अब ये जरा देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि लिमिट क्या है वो देखिए।
1 ml of 0.05845% weight by volume solution of NaCl प्लस 1 ml ऑफ HNO3 लेंगे, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर देंगे 50 ml नेचुरल सिलेंडर में, और AgNO3 उसको जो है मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, एक ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी आएगी, यानी कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया गया। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस पे बनाया गया, परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंग के हिसाब से बना दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि कितना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस चीज का लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस चीज का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जा रहा है, और प्रेसिपिटेट जो बन रहा है उसका कलर क्या है, ठीक है। या कोई जैसे आर्सेनिक में गडजेट अपरेटस यूज किया जाता है, तो कौन सा स्पेशल अपरेटस यूज होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो आपसे पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि क्लोराइड ये इंप्योरिटीज के फॉर्म में है, AgNO3 के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में AgCl बन रहा है ये, ठीक है। ये देखिए, तो आप 1 ml 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl लोगे, उसमें 1 ml HNO3 आप मिला दोगे, ठीक है, 50 ml तक डाइल्यूट कर दोगे सिलेंडर में, और 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे, तो वहां से आपको एक टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस मिलेगी, यानी कि इसकी एक पर्टिकुलर टर्बिडिटी मिलेगी। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मेरा, जी नैंसी जी बताइए, अभी मेरा मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट दे देना, आपका बेस क्लियर कर देना। आपको लिमिट टेस्ट एक बार आइडिया लग जाएगा तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए, बेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लिया, इसका मतलब कि इसकी कोई एक टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस आई होगी, ठीक है। चलिए, फिर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको कैसे रेडी करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। तो 1 ग्राम हम सैंपल लेंगे, फिर 10 ml वाटर लेंगे, 1 ml HNO3 लेंगे, ठीक है। अब देखिए HNO3 वहां भी लिया जा रहा है, HNO3 यहां, तो जो रिएजेंट हम यहां पर सेम ले रहे हैं, उसको 50 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया नेस्ले सिलेंडर का यूज करके, फिर 1 ml ऑफ AgNO3 मिला गया, तो इससे एक टर्बिडिटी आई, यानी कि इससे भी पर्टिकुलर एक टर्बिडिटी आई। अब इसका कलर फेड भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, यानी कि जो यहां ओपेलेसेंस टर्बिडिटी आई, यहां जो ओपेलेसेंस टर्बिडिटी आई, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर टेस्ट की टर्बिडिटी कम हुई, इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन, जो परमिशिबल लिमिट है, वो आपकी यहां पर ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं है, यहां पर कम कंसेंट्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सैंपल दिया गया है क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट पास कर रहा है, इस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है। तो ये पास फेल कैसे, अब देखिए, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की बात करें या फिर अदर लिमिट टेस्ट की बात करें, तो जो एक्सटेंड ऑफ टर्बिडिटी है, amount of chloride presence is the substance is compared with the standard solution having known amount of chloride and same volume of dilute nitric acid। ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुलना किसमें की जाती है, बराबर के लोगों में, बराबर के हैसियत के लोगों में। तो जब वहां हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा है जो रिएजेंट, हम लोग यहां पर भी टेस्ट सॉल्यूशन में भी नाइट्रिक एसिड यहां हमने सेम रखा हुआ है। दूसरी बात आप देखेंगे, जो स्टैंडर्ड होता है उसमें नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड है, ठीक है। यहां जब आप ये, तो नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड आपको पता चल रहा है कि यहां नोन अमाउंट ऑफ हम क्लोराइड ले रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड में हमें पहले से पता होता है कि नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, यस, ठीक है, नहीं वीडियो पॉज नहीं है, वीडियो सही है, ठीक है, अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहां वीडियो वो हो गई, हिल गई हो गई स्क्रीन वगैरह थोड़ा बहुत, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अगर कंपैरेटिव टेस्ट है, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन किस में किया जाता है, सेम में, बराबर की हैसियत, बराबर के लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। नहीं भाई साहब, कहां डिस्प्ले हो आप जबरदस्ती का, चल तो रहा है, अभी सामने दिख रहा है स्क्रीन पर मुझे, लेट मी चेक वन मोर टाइम, ठीक है। बताइए अभी ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि क्लोराइड का टेस्ट करना है, यानी कि क्लोराइड एज ए इंप्योरिटी हमें पता लगाना है, तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे उसमें हमें पहले से पता होगा कि इतना अमाउंट ऑफ क्लोराइड, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। इसका मतलब कि नोन कंसेंट्रेशन, जो स्टैंडर्ड होता है उसकी कंसेंट्रेशन नोन होती है, और जो टेस्ट होता है उसमें कंसेंट्रेशन अननोन होती है। तो कंपैरिजन टेस्ट है, लेकिन
स्टैंडर्ड में नोन कंसेंट्रेशन है जिसका यूज करके हम लोग अननोन कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो अभी तक का निचोड़ क्या है, सारांश क्या है कि अगर कंपैरिजन होगा तो दोनों में चीजें सेम होंगी। देखो आप, सेम प्रोसीजर आपको यूज दिखाई देगा। एक बात, दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें परमिसिबल लिमिट में या फिर जितना अलाउड लिमिट होती है उसमें, जैसे मान लीजिए क्लोराइड है, क्लोराइड का पता लगाना है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में एक नोन कंसेंट्रेशन हमें पहले से पता होगा कितनी कंसेंट्रेशन हम क्लोराइड की डाल रहे हैं, वो किस पे डिसाइड होगी, परमिसिबल लिमिट से डिसाइड होगी। ये बात हमें समझ में आ गई? ठीक है साहब। अब अननोन जो है उसमें हमें क्लोराइड का पता लगाना है। ठीक है, तो नोन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे जो टर्बिडिटी आई उसका नोन के साथ जो कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है पता लग जा रहा है कि कितना जो है क्लोराइड है कि नहीं है, क्या ये टेस्ट पास। तो अगर जो सैंपल है स्टैंडर्ड है उसकी टर्बिडिटी से हमारे टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी कम आई, इसका मतलब हमारा सैंपल पास है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो समझ में आ गई बातें ये आपको? चलिए, तो आज हमने अभी तक हमने लिमिट टेस्ट का बेसिक पढ़ लिया। अब लिमिट टेस्ट हमने बेसिक पढ़ लिया, अब हम क्लोराइड का, आर्सेनिक, आयरन का जितना भी पढ़ेंगे अब हमारा क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया कि इट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन। इट कुड बी द कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस और एनी कलर यू कैन से। ठीक है, चलिए यहां तक सब सही है, बता दीजिए जरा फटाफट। लिमिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए, एक होता है क्लियर, क्लियर का मतलब 100% पता है, सॉरी क्लियर का मतलब दिमाग से पूरा क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर का मतलब चीजें सही है। यहां तक सही है? बता दीजिए एक बार फटाफट। इज एवरीथिंग ऑल राइट? ठीक है, डाउट्स अपने पूछते रहिए। तो अभी लिमिट टेस्ट का हमारा बेस क्लियर हो गया। अब हम जरा पढ़ते हैं टाइट्रेशन के बारे में, थोड़ा सा टाइट्रेशन की नॉलेज इनकी डिटेल्ड। यस, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर का मतलब 100%, कोई लाग लपेट नहीं, सब कुछ क्लियर है। अब हम जरा समझते हैं कॉन्सेप्ट किसका, टाइट्रेशन। तो हम सभी ने लिमिट टेस्ट पढ़ा होगा अपने टाइम पे बी फार्मा में। ठीक है, डिप्लोमा भी पढ़ रखा होगा अगर किसी सज्जन ने डिप्लोमा कर रखा है तो। लेकिन आज जो आपको आसान भाषा में समझ में आए वो यही है। तो एक टीचर का, एक मेंटर का रोल होता है कि आपको आसान भाषा में चीजों को समझा दिया जाए। तो आपको ऐसा लिमिट टेस्ट मैंने बताया, आपको याद रहेगा कि अच्छा लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, आप आराम से, अब इससे आप चाहे जीपैट के, डीआई के, किसी भी फार्मा के एग्जाम्स के क्वेश्चन आएंगे, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट। ओआरजी कोड हर्षित जी पूछ रहे हैं, ओआरजी कोड है RBZQT। जो वेब लॉगिन है या फिर जो, देखिए, ट्यूटैक्सो अकेडमी, ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे तो डायरेक्टली अवेलेबल है, लेकिन अगर आप iOS पे यूज कर रहे हो तो फिर वहां पर माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर ओआरजी कोड डालोगे तब ट्यूटैक्सो अकेडमी खुल जाएगा। बाकी जो है आप ये इंटरनेट से आप चला रहे हो, ब्राउजर से चला रहे हो, तो उसके लिए वेब लॉगिन अलग है, कोड यही है RBZQT। तो जितने लोग हैं जिनको नई आइडिया है वो ओआरजी कोड आप यूज कर सकते हैं अगर iOS पे। नाउ फोकस ऑन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, बाकी जो बैचेज वगैरह में है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस, बेहतर लग रही है, तो डेफिनेटली लोगों को रिकमेंड करिए, क्योंकि कम से कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट चीज आपको दी जा रही है। ठीक है, क्यों 5,000 10,000 लगाना है, या सही मेंटर तक जो है पहुंच पाए। चलिए टाइट्रेशन की बात जरा हम लोग कर लेते हैं। तो जब हम टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, टाइट्रेशन के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे सर, टाइट्रेंट किसे कहते हैं, जैसे सर टाइट्रेंट किसे कहते हैं, टाइटर वैल्यू किसे कहते हैं सर, एंड पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट सर किसे कहते हैं, टाइट्रेशन कर्व किसे कहते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें पता लगती हैं, तब जाके आप टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने चुटकियों में लिमिट टेस्ट को पढ़ लिया, वैसे चुटकियों में हम लोग जो है टाइट्रेशन को पढ़ लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को। तो आज बेस क्लियर करके जो हम लोग आगे फिर कल बिल्डिंग खड़ी करेंगे हम लोग। चलिए, ये जो जरा आप ध्यान से देखिए, ये ब्यूरेट, ठीक है, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब नोन कंसेंट्रेशन, जिसकी कंसेंट्रेशन नोन है, और इधर पे जो अपन का सैंपल डिटेक्ट करना है वो अननोन कंसेंट्रेशन। ठीक है,
चूंकि ये नीचे है, जिसको टेस्ट करना है हमें, ये नीचे की तरफ है, इसीलिए इसका नाम होगा टाइट्रेंड। डी फॉर डाउन, ट्रिक याद रखे, डी फॉर डाउन, तो नीचे की तरफ है तो इसको क्या बोल देगा, टाइट्रेंड। तो पूछ देगा कि टाइट्रेंड क्या होता है, नोन कंसेंट्रेशन क्या नोन, अननोन कंसेंट्रेशन या फिर टेस्ट सोल्यूशन। तीसरी क्या चीज होती है, इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और ब्यूरेट में जो ऊपर होता है वो होता है टाइट्रेंट, टाइट्रेंट, टी फॉर टॉप, तो ऊपर क्या है, टाइट्रेंट, ठीक है। ट्रिक से याद रखिए, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। और ऊपर जो हमने भरा हुआ है सोल्यूशन, ये क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन पहले से पता है, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड इसकी नोन कंसेंट्रेशन। तो टाइट्रेंट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन नोन है, लेकिन टाइट्रेंट जो है वो अननोन है, टेस्ट सॉल्यूशन है। बात समझ में आई। यहां तक बात क्लियर है मामला। चलिए ठीक है, अब आते हैं जरा, सर टाइटर वैल्यू किसे बोलते हैं, जरा हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, बहुत सारे टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, एक्वस नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके ब्यूरेट में क्या है, बेस भरा हुआ है स्टैंडर्ड, कौन सा, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस भर दिया गया है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस। ड्रग्स आर जनरली वीकली एसिडिक एंड वीकली बेसिक इन नेचर, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन को एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा टाइट्रेशन को एसिड बेस से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, ऐसा जहां पर अननोन कंसेंट्रेशन है, ठीक है, टेस्ट है यानी टाइट्रेंड है। यहां पर क्या है, आपके सैंपल में एसिड है, और ऊपर क्या, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस, यानी कि बेस को आप ले आ रहे हो, एसिड के अंदर पोर कर रहे हो, तो कौन सी रिएक्शन पे बेस्ड हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड हो रहा है, ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन बनेगी तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यहां न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जो एसिड आपके सैंपल में है वो किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है, बेस। तो एसिड बेस टाइट्रेशन किस पे बेस्ड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गई, थोड़ी सी हटा लेते हैं बाकी सारी बातें, हाँ, ताकि खास मास कम हो, अच्छे से पढ़ पाए। अब देखिए, अब ये जो टाइट्रेशन है, ये जो टाइट्रेशन है, यहां पर कितना एसिड, यहां पर कितना एसिड है वो कैसे पता लगेगा, स्टैंडर्ड से, यानी स्टैंडर्ड से तुलना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, ज्यादा अगर एसिड होगा तो ज्यादा ये वॉल्यूम क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। कहीं पर इतना वॉल्यूम हो सकता है, कहीं पर इतना वॉल्यूम। इसका मतलब अगर ये ज्यादा खिसक के, यानी कि जो वैल्यू ज्यादा, अगर बेस अगर ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि सर एसिड ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ रहा है, तो जितना ज्यादा एसिड होगा वो उतना ज्यादा, यानी कि बेस का, इसका जो वॉल्यूम है, टाइट्रेंट का वॉल्यूम जो है, ये डिसाइड कर रहा है कि यहां पर कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि जो टाइटर वैल्यू है वो डिसाइड कर रही है। तो यहां से लेके यहां तक कंज्यूम हुआ, इसको क्या बोला गया, टाइटर वैल्यू। कितना कंज्यूम हुआ वॉल्यूम किसका, टाइट्रेंट का, वो डिसाइड कर रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन है। तो समझ गए टाइट्रेशन से कैसे। तो क्या एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन हम पता लगा सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी पता लगा सकते हैं। तो इसको भी कभी क्वांटिटेटिव बोल दिया जाता है, कभी सेमी क्वांटिटेटिव बोल दिया जाता है, क्योंकि ये भी कंपैरिजन पे बेस्ड ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या टाइट्रेशन या लिमिट टेस्ट, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट टेक्निक आपको लगता है। अगर ये एक्यूरेट होते तो फिर क्रोमेटोग्राफी क्यों आती, अगर ये एक्यूरेट होते तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों आती, अगर ये एक्यूरेट होते तो बायो से क्यों आता। इट मींस कि देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस इन द टेक्निक्स, ठीक है। तो ये जनरली आपके सेमी क्वांटिटेटिव कर तो रहे हैं कंसेंट्रेशन डिटेक्ट, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं कितनी एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन। और साहब पता कैसे लगाएंगे, ये पता लगाएंगे सर ये फॉर्मूला लगा के, MAVA इक्वल टू MBVE। MA का मतलब मोलरिटी ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, कितने मोलर का आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हो, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, उससे से डिसाइड हो जाएगी कि मोलरिटी एनालाइट की क्या है और वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन के लिए आप यहां से ये फॉर्मूला लगा के कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो MAVA इक्वल टू MBVB,
ये वाला फॉर्मूला लगा के आप यूज कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा कि टाइट्रेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक्स देख लेते हैं टाइट्रेशन का। इंडिकेटर जो है वो पीएच के हिसाब से आपको अलग अलग कलर शो होता है। बाकी एक पॉइंट है एंड पॉइंट, मुझे ये बताइए जरा, जब एंड पॉइंट होता है, देखिए आप यहां पर इंडिकेटर हम लोग यहां पर ये जा रहा है और यहां ऑलरेडी हमने इंडिकेटर डाल रखा है, फिर इसका कलर चेंज हुआ, तो एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट हुई है या फिर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? जल्दी बताइए फटाफट, थोड़ा ये भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। एंड पॉइंट का मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट या रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर से ड्रॉप बाई ड्रॉप हम लोग टाइट्रेट गिरा रहे हैं और ऑलरेडी इसमें इंडिकेटर है, तो ये कलर चेंज हो रहा है आपका। तो एंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड और रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। बताइए जरा, बाकी सब लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, देखिए ऐसे मत करिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्ड करेंगे वी विल बी इन ए गुड सिचुएशन। ठीक है, अभी जल्दीबाजी मत करिए, धीरे 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 जो क्लासेज है ना वो सारी बढ़ने लगेंगी फैकल्टीज की। आपके बैच में 5 फैकल्टीज हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्लासेज जो इंप्रूव हो जाएंगी, नंबर ऑफ फैकल्टीज बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ फैकल्टीज हमारे जीपैड बैचेज में भी हैं, कुछ फैकल्टीज हमारे फार्मासिस्ट बैचेज में भी हैं, ठीक है। तो जैसे वो फ्री होंगे उनकी भी क्लासेस लग जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि 5-5 6-6 क्लासेस करके जान ले ली जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। जो भी क्लासेज होंगी आपकी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और टाइम बाउंड आपका सिलेबस फिनिश कर दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो ज्यादातर लोगों का जवाब है कि सर कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा पॉइंट जब इंडिकेटर चेंजेस कलर व्हेन न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, पॉइंट एट विच टाइट्रेशन इज स्टॉप्ड। और टाइट्रेशन कब स्टॉप होगा? रिएक्शन कंप्लीट होने के कगार पे है, क्या हो गई है, ठीक है। तो एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट भी आपको पता लग गया आज, टाइटर वैल्यू भी पता लग गया आपको, टाइट्रेंड भी पता लग गया, टाइट्रेंट भी। तो नोन कंसेंट्रेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, क्योंकि ऊपर होता है इसलिए टाइट्रेंट टी। कहां होता है जनरली? ब्यूरेट में होता है सर। टाइट्रेंट डी, डी फॉर डाउन, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी यानी अननोन कंसेंट्रेशन, ये हो गया टाइट्रेंट। आलोक जी कह रहे नोट्स कब मिलेगा? नोट्स अपलोड करा दिए गए भाई साहब, आप अच्छे से देखो तो सही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि कोर्स को हम अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ गलत फहमियां थी कोर्स को लेके कि सर वो जो डेमो में डले हुए सेशन सर वो तो हमारे सिलेबस से डिफरेंट दिख रहा है। बिल्कुल आप यहां पर सही हैं, लेकिन डेमो का मतलब होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी स्किल क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, इस पर्पज से होता है डेमो। तो डेमो दूसरे बैचेस के भी हो सकते हैं, डेमो उस बैचेस के भी हो सकते हैं, इसमें परेशान वाली बात नहीं है। डेमो का सिंपली मतलब है कि आपको जो मिल रहा है वो किस क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, दैट सिंपल, ठीक है। तो आप इससे इससे जज मत करिए कि डेमो में क्या डाला हुआ है इसका मतलब कि आउट ऑफ द सिलेबस, नो एब्सोल्युटली नॉट। सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ। अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको तो अभी देखिए, आप लोग मानते नहीं एक्चुअली क्या है ना, हर चीज का प्रूफ हमें देना पड़ता है आपको बताने के लिए। चलिए जरा 1 मिनट रुकिए। जो ऐप है टूटैक्सो अकेडमी का, यहां से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हैं आप। नोटिस करिए यहां पर, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्स आप खोल लेते हैं, मान लीजिए ये खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट में सब कुछ प्रॉपरली अरेंज होता है, बैच के बारे में, इसका पीडीएफ डेमो वगैरह सारी चीजें। तो जो डेमो में डला हुआ उससे आप जज मत करो, ठीक है। डेमो का सिंपली मतलब है कि जो जो टीचर इन्वॉल्व हैं वो आपको पढ़ा कैसा रहे हैं, ठीक है, ये आप समझो। देखो मैं पढ़ा रहा था, आप मुझे कहां भटका के ले आए, भटकाना नहीं है। गाइडेंस वीडियोज है, सब्जेक्ट गाइडेंस वीडियोज वगैरह आपको दिखते हैं, फिर स्टडी मटेरियल में आपको सारी चीजें देखो, नोट्स और वीडियोज एक साथ ही होते हैं। तो जब आप पढ़ोगे ना, स्क्रोल करो आप थोड़ा सा, 5-10 मिनट देखे, जिस भी ऐप पर आप जाते हो कम से कम उसके बारे में आप अच्छे से समझो, ठीक है। मैंने वो कोर्स, अपना वाला कोर्स क्यों नहीं खोला, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, उसको कंटेंट को चोरी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट वो कोर्स खोल के नहीं दिखा रहा हूं, वहां पर सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप अच्छे से देख लेना साइड से खोल के, ठीक है। एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से तो प्रमोट नहीं करता कि कोई हमारा कंटेंट चुराए और कोई हमारे आइडियाज को चुराए, बिल्कुल भी नहीं मैं चाहता, ठीक है। अगर हमारी कोई चीज यूनिक है तो मैं चाहता हूं कि जो है वो यूनिकनेस बनी रहे, ठीक है। चलिए, तो आप यहां से सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे बैच के बारे में, लास्ट में बात कर लेंगे एक बार। चलिए आते हैं यहां पर, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे वो टाइट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो बेसिक डेफिनेशन हमने जो है पढ़ ली। अच्छा चलिए ये बताइए इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, या टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कोर्स के बारे में लास्ट में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल देंगे तो वहां से मिल जाएगा सारी चीजें, ठीक है। परेशान ना होइए बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे एडमिन उससे आईडी हो रखा है, तो वो सारी चीजें जो है हमारे डिस्क्लोज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि एडमिन एडमिन आईडी से लॉगिन है। जब आप अपने आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको कोर्स की जो लिमिटेड चीजें वही दिखाई देती हैं, ठीक है। एडमिन में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं उसमें। चलिए अब देखिए, इक्विवेलेंस पॉइंट किसे बोला जाता है, जब टाइट्रेशन करते हैं वो पॉइंट जब अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट एडेड इज जस्ट एनफ टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द एनालाइट सॉल्यूशन। मतलब आप देखोगे एक पॉइंट आएगा, जैसे ऐड करते करते थोड़ा सा पॉइंट अगर भी आपका टाइट्रेशन का टाइट्रेंट का अमाउंट जो अगर एक्स्ट्रा हुआ, वहां पर आप देखेंगे जैसे एसिड बेस के केस में आप देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जब अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट ऐड किया गया वो जस्ट एनफ हुआ है कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, उस पॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं जनरली, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट भी थोड़ा बहुत, या फिर कह सकते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिकली जो है इक्विवेलेंट हो गया है, इस तरीके से सारी चीजें। तो ये वाली बेसिक डेफिनेशन आपसे, कैसे किसी चीज का कंसंट्रेशन हम टाइट्रेशन के थ्रू पता लगाते हैं वो इस वाले इक्वेशन से पता लगा लेते हैं, ठीक है, यहां से सारी चीजें, ठीक है। तो टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि नोन कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड होता है और अननोन कंसंट्रेशन यानी कि टेस्ट सैंपल में कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का हम लोग काम करते हैं। तो ये हो गया आपका टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का बिल्कुल सिंपल फंडा है कि नोन कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड लिया जाएगा, कहां होगा, ब्यूरेट में, और फिर जो है कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो एसिड बेस किस पे जो है कंसंट्रेशन एनालाइट की पता लगाई जा रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे पता लगाई जा रही है, ठीक है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन आर यूजुअली यूज्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ नॉन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस थ्रू एसिडिक बेसिक रिएक्शंस। वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, एंड पॉइंट जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं इंडिकेटर का यूज करके, ठीक है, ये सब सारी चीजें। और यहां पर आप नोटिस करेंगे ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हम लोग यूज कर रहे हैं, वीकली एसिडिक यूज कर रहे हैं, वीकली बेसिस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल कौन सा है, वीक एसिड का एग्जांपल कौन सा है, वीक बेस का एग्जांपल कौन सा है, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। ये जो इंडिकेटर वगैरह हम लोग डालते हैं ना, आप देखो यहाँ पर अलग अलग पीएच पे इनका अलग अलग कलर ये शो कर रहा है, फिनाप्थलीन जैसे सेम कलर शो कर रहा है, एसिडिक पीएच पे भी शो कर रहा है, बेस पीएच पे पिंक कलर शो कर रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे हम लोग क्लास में जो है डिस्कस करेंगे सारी बातें, ठीक है। ये सब सारे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर
कब न्यूट्रल पीएच पे, एसिडिक पीएच पे, अलग अलग पीएच पे ये अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, रिएक्शन क्या है, वो सारी बातें जो है टाइट्रेशन के हम लोग सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने जो है बहुत बेसिक सेशन रखा हुआ था। मेरे ख्याल से आपको जो है टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट और आपका जो है लिमिट टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चूंकि आप देख रहे होगे कि क्या इनसे एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो, नहीं, इसीलिए और टेक्निक का यूज किया गया, इसीलिए। तो ये जो टेक्निक आई, ये जो और सारी टेक्निक आई, ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, दे आर मच मोर एडवांस टेक्निक्स, दे आर एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, ठीक है। माइन्यूट कंसेंट्रेशन पीपीएम में, नैनोग्राम में, माइक्रोग्राम में यू कैन इजिली डिटेक्ट, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके जो डाउट्स है प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है बहुत बेसिक सेशन था, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, कोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया है, आप जाके अपना चेक कर लेंगे यहां से, ठीक है। जो लोग रजिस्टर्ड करने के इच्छुक होंगे, जो लोग नोन होंगे, वो लोग अपना जो है देख लेंगे। tutoxoacademy.com से कर सकते हैं, tutoxo academy का जो एप्लीकेशन है वहां से भी डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। सार्थक बैच कितने का है ये? 1499 का, ठीक है। अभी इनिशियल रजिस्ट्रेशन कितने पे खुला हुआ? 1199 पे खुला हुआ है, ठीक है। इनिशियल 500 बच्चों के लिए था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया लिमिट। तो अगर आप 1000 तक भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, 1000 बच्चों तक, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस भी कराएंगे हम लोग का क्या पैटर्न है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस या तो वीडियो के एंड में करा देंगे, या फिर वो टॉपिक, जैसे मान लो क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है मैंने, तो क्रोमेटोग्राफी 2-3 दिन जो भी क्लासेस आपके चली, लास्ट में एक एमसीक्यू सेशन पूरा क्रोमेटोग्राफी करा के खत्म कर देंगे। तो ये वाला टेक्निक हमने रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए जरा फटाफट। सब कुछ, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रेस पेपर, जो भी अवेलेबल है सब कुछ मिलेगा आपको, परेशान ना होइए। इसमें क्या हमने कॉन्सेप्ट एक रखा हुआ, मास्टर वीडियो का कॉन्सेप्ट, इसको ना अच्छे से यूज करना है। ये क्या है सर? अब क्योंकि आपका सिलेबस जूनियर एनालिस्ट का आप सिलेबस देखोगे तो खाज माज करके, जैसे एनालिसिस का आप देखो, उसमें क्यूए भी घुसा दिया हुआ, उसमें इन्होंने क्या कर दिया है, आपका डीएनसी का भी सिलेबस घुसा दिया, एनालिसिस का भी घुसा दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है मास्टर वीडियो बनाई जाए। कुछ सब्जेक्ट्स हमने बना के ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो ये सब तो जो कुछ सेशन इंपॉर्टेंट अपलोडेड है उसको और लाइव सेशन को मर्ज करके आप पढ़िए अच्छे से, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो आज का सेशन यही रखते हैं, मेरे ख्याल से आपके डाउट ज्यादा नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि बहुत बेसिक सेशन था। डाउट्स तब होंगे जब थोड़ा सा और आपको जो है इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल, जिस दिन से आप कोर्सेज अवेल करते हैं उस दिन से वैलिडिटी हो, तो किसी भी टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदर रिसोर्सेज का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस किताब को आप पढ़ना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी रेमिंगटन पढ़ के पढ़ाया जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। केडी त्रिपाठी के जितने स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको ऑलरेडी टीचर पढ़ के आ रहा है, वो पढ़ा रहा है आपको। तो हमारे हिसाब से वी आर एनफ कॉन्फिडेंट कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव मेंटेन द स्टैंडर्ड, नोट सब कुछ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है 5 मिनट दे के एप्लीकेशन को अच्छे से यूज करिए, ठीक है। और चैट ऑप्शन वगैरह को अच्छे से यूज कर लीजिए, जल्दीबाजी मत मचाइए, आप समझिए किसी चीज को। बाकी कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर जो है 9519980214 पर आप मुझे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।